सावित्री जी से शुरुआत करना चाहता हूं। सावित्री जी, क्या हासिल हुआ? नमस्ते मैम, बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। क्या हासिल हुआ अगर हम इस 12 दिन की जंग के बात करें, और क्या वाकई ये सीज फायर हो चुका है? इजराइल से क्या अपडेट है आपके पास मैम? मैंने सुनने नहीं पाया ठीक से। सावित्री जी, 12 दिन की जंग में इजराइल ने क्या हासिल किया, और सीज फायर को क्या हम एक्टिव सीज फायर के तौर पर देखें और ये ब्रेक नहीं होगा? हाँ जी, वो एक्टिव सीज फायर है अभी। आज सुबह 5 बजे सुबह से 5 अटैक आया था ईरान से। हम लोग सब शेल्टर में गया था। फिर हम लोग सुना था जो ये सीज फायर की बात है 7 बजे शुरू करने के लिए। अगर 5 बजे से 7 बजे सुबह 5 अटैक हुआ था तेहरान से। और फिर उसके बाद जब सीज फायर के बाद और एक आया था ईरान से, मगर अभी तक वो सीज फायर होल्ड कर रहा है। लेकिन इजराइल को मिला क्या? क्या इजराइल के टारगेट्स पूरे हो गए? हाँ जी, इजराइल ने बताया था जे 2 हफ्ता चाहिए था। जो टाइम में जो कैपेसिटी जो था ईरान का न्यूक्लियर कैपेसिटी जो थ्रेटन कर रहा था इजराइल को विथ न्यूक्लियर एंड मिसाइल, वो कैपेसिटी कम करवाना था। जे उनकी तो इंटेंट तो है एक ही चीज ना, तो इजराइल को एनाइलेट करने को, मगर अगर कैपेसिटी है तो वो दूसरे बात है। तो पॉइंट वाज टू रिड्यूस द कैपेसिटी फॉर देम टू डू दैट। तो इजराइल का आईडीएफ बोल रहा है वो अचीव हो गया है। इजराइल कह रहा है, ठीक है, इजराइल कह रहा है कि टारगेट अचीव हो गया, अमेरिका भी यही बात कह रहा है। तो ईरान किस बात का जश्न मना रहा है? ईरान कह रहा है ये हमारी जीत हुई है। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी, ईरान में जश्न मनने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पर जश्न मनाए जाने की तैयारी है। ईरान का दावा यह है कि उसने अमेरिका और इजराइल जैसे 2 शक्तिशाली मुल्कों को बैकफुट पर डाला है। प्रोफेसर जमीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक चेक कीजिएगा प्लीज। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं आपको, तमाम पैनलिस्ट को और तमाम आपके व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो ये है कि ये इजराइल का जो क्लेम था कि वो एक ऐसी कंट्री है जिसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी सही कहा कि वो एक्चुअली जो इनविंसिबिलिटी थी वो तो तक वो दुनिया के सामने खत्म हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखें कि एक तरफ अमेरिका है और इजराइल है और पूरी दुनिया के वेस्टर्न पावर्स हैं, और उसके मुकाबले पे ईरान अकेला है। और अकेले ईरान ने तमाम वेस्टर्न पावर्स का मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद ऐसा नहीं किया कि फॉर एग्जांपल वो मारे तो ये नहीं मार सके, नहीं। इन्होंने सॉरी मोसाद के 8202 पर हमला किया, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमला किया, वाइजमैन पर हमला किया, रफाइल पर हमला किया। हाइफा के जो गवर्नर हैं, अभी उनकी ट्विटर पर वीडियो मौजूद है जहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान में 2 शक्ति बहुत जबरदस्त है। कहते हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि इसराइल में कहां क्या चीज है। दूसरा, उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो प्रिसीजन से वहां मार सकते हैं जहां पर उन्हें मारना है। दोनों शक्ति ईरान के पास है। तो आप ये समझ लें कि एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत थी और उसके मुकाबले में ईरान था। और ये जो हमारी बहन कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, खुद आईएईए के चीफ ने कहा कि ईरान, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। तो एक ऐसा हमला किया गया है कि कहें कि किसी के घर में चुड़ैल है और बम मार दो क्योंकि चुड़ैल है, लेकिन वो चुड़ैल के होने का साबित कोई भी कर नहीं सकता। मैं इनसे एविडेंस मांगता हूं कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम ये कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। मैं चैलेंज करता हूं तमाम लोगों को कि एक एविडेंस दुनिया के अंदर बता दें। अगर थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं इस बात को और कंप्लीट कर लूं कि ये जो बेसिस बनाया गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, देखिए 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ दुनिया के वर्ल्ड पावर्स थे, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज।
JCPO के नाम से ये एग्रीमेंट साइन हो गया। 2015 से लेकर 2018 तक जो है 19 टाइम्स IAEA ने कहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो हमारी इंस्पेक्शन में है और हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। 2018 में 19 में ट्रंप आते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो अगर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना है तो ईरान एनपीटी क्यों साइन करेगा? क्योंकि इजराइल ने साइन नहीं किया और इजराइल के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। IAEA के तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को ईरान क्यों फॉलो करेगा? तो ये पूरा झगड़ा जो क्रिएट किया गया था वो कानूनन इल्लीगल था, एक सॉवरेन नेशन के ऊपर इल्लीगल हमला था और ईरान के पास पूरा हक था रिटेलिएशन का। और ईरान ने इजराइल को घुटने पे ले आया और नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट किया, मैं इसको कंप्लीट कर दूं खाली 30 सेकेंड्स में, कि जो ऑफिशियल न्यूज है वो ये है कि ट्रंप ने कतर के अमीर को कॉल किया और कहा कि आप हमारी तरफ से, ट्रंप ने और नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट किया है ईरान से कि ईरान जो है सीज फायर को एक्सेप्ट कर ले। तो ये ईरान ने ट्रंप की बात नहीं मानी है, अमीर कतर की बात मानी है और अमीर कतर के थ्रू ये नेगोशिएशन हुआ है। तो ये क्लियर कर लें कि वीकनेस पे नेतन्याहू और ट्रंप थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फिर सीज फायर तोड़ा भी, और सीज फायर तोड़ा है तो जवाब के लिए तैयार रहना। ठीक है, लेकिन आपने आईएए का जिक्र किया। आईएईए गुप्त यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट छिपा कर करने की बात भी कही। 2018 और उसके बाद की रिपोर्ट्स में पाया गया कि ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन की मात्रा और स्तर का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। उदाहरण के लिए ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है, जो शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पाद के लिए आवश्यक 3 से 5% से कहीं ज्यादा है। यह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। और मैं इस जंग की बात करूं जो एलिगेशन ईरान पर लगा है, अमेरिका और इस्राएल के हमले से पहले ईरान ने फोर्डो प्लांट से 400 किलो एनरिच यूरेनियम को गुप्त रूप से हटा दिया। सैटेलाइट इमेज से पता लगता है कि 16 ट्रक ने सामग्री को अज्ञात स्थान पर ले जाने का काम किया। संभवतः इस्फहान की किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज में इसे छिपाया गया। यह तो रही आईएईए की बात। जहां तक आपका एलिगेशन है कि भाई कोई सबूत दे दे कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था, मैं इस सवाल को लेकर आगे चलता हूं और सुभाष राजदान जी के पास जाता हूं। सावित्री जी, मैं वापस लौटूंगा। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए आप जाफरी जी। सवाल किया है, एक पॉइंट रेज किया है। देखिए IAEA का जो आपने कई पॉइंट्स बोले हैं, पहला पॉइंट ये है कि ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिच किया है। तो आप इंटरनेशनल लॉ और IAEA का कोई लॉ नहीं है कि आप 60% एनरिच नहीं कर सकते। अगर है तो आप बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि IAEA ने अगर कोई सस्पिशन जाहिर किया है तो वो IAEA ने रेगुलरिटीज के अंदर कहा कि रेगुलरिटीज में थोड़ी डिफिकल्टीज हैं, हमारे लिए क्लियर नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बम बना रहे हैं। ये जो बम बनाने वाली आइडिया है, आप मुझे बता दीजिए कि IAEA ने कहा है कि वो बम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए बात इस पर नहीं है कि बात इस पर है कि भाई अगर कोई काम छिप छिपा कर किया जा रहा है, जमीन के 300 फीट नीचे कुछ काम किया जा रहा है, तो एक ऐसा दुश्मन है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिसने बार बार आपको 30 साल से, आपको पता है 1995 में फर्स्ट इंटरव्यू नेतन्याहू का 95 में जो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। 95 का यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस जंग के बाद 12 दिन के बाद हासिल क्या हुआ? सावित्री जी आ रहा हूं। सुभाष राजदान जी, आप पहले सुभाष राजदान जी। Hello, so nice to be here. Thank you for the invitation. वेलकम सर। देखिए, ऐसा है कि ये नेगोशिएशन चल रहे थे ईरान के और USA के, तो वहाँ रुकावट क्या होगी ये मेरे को इनसाइड डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा इंप्रेशन बैठा कि नेगोशिएशन बराबर नहीं चल रहे थे। तो वहाँ भी एक थोड़ा सा डाउट है कि क्यों नहीं चल रहे थे वो। दूसरी बात यह है कि मैं आई एम नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि रॉ मटेरियल्स और असेंबली लाइन जो है ईरान की, फ्रॉम ऑल द सोर्स जो इधर उधर से सुन रहे हैं बातें, वो उनका असेंबली लाइन बराबर है और मटेरियल भी उनके पास है। और उनको बनाने में अगर बम बनाना हो, पता नहीं बनाया नहीं बनाया, दैट आई डोंट हैव दैट इनसाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर बम बनाना चाहे तो बना सकते हैं बहुत आराम से ये लोग। अब यही थोड़ा सा डर था कंट्रीज को कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं बम बनाना शुरू हो जाए। और उससे पहले जब ये इजराइल का झगड़ा हो रहा था गाजा में और
हमास के साथ ये हुआ, तब भी कुछ ईरान ने कुछ मिसाइल विसाइल भेजे थे अटैक करने के लिए। तो अब ये जो है कि ये मालूम नहीं कि ये असली फैक्ट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, लेकिन फिलहाल तो ये है कि डी एस्केलेशन जो था ये दिस वाज द बेस्ट थिंग टू हैपन। और अगर ये होता है डी एस्केलेशन, और आई एम अज्यूमिंग कि होगा, क्योंकि अब इंडिकेशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज इसमें वॉर का नतीजा तो अच्छा होता नहीं है। वॉर में तो फिर बर्बादी होती है, दोनों तरफ से बर्बादी होती है। और मिडिल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं कि जो कि इसमें एनगल्फ हो सकते हैं इस चक्कर में। तो इसलिए थोड़ा सा अगर डीएस्केलेशन हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं डीएस्केलेशन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन परमाणु बम बनाने के करीब था ईरान। शाबिर चौधरी जी क्या कह रहे हैं उसका? यूके देवनाथ और सावित्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शाबिर चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा भाई, मैं वेलकम कोई सर। किसी को देख नहीं सकता, ना आपको देख सकता हूँ ना दूसरे गेस्ट को देखता हूँ, इज दैट नॉर्मल? हाँ सर, आप बताइए, आपकी बात आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर भी आ रही है, बात भी आ रही है। अच्छा, मैं नहीं देख सकता किसी को। चलिए कोई बात नहीं है। आपका सवाल ये था कि किसने क्या हासिल किया। सीज फायर तो हुआ, मेरे हिसाब से यह है कि ये फर्स्ट राउंड हुआ है, तो यानी अब मसला अभी उधर ही है। अब देखना यह है कि इस फर्स्ट राउंड में कौन जीता। मेरे हिसाब से यू हैव राइट टू डिसएग्री, मेरे हिसाब से ये ईरान इस फर्स्ट राउंड को जीत गया है। इन्होंने जो हुक्म दिया गया था वाशिंगटन से कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, क्या ईरान ने सरेंडर किया? आंसर इज़ नो। उनको चाहते थे कि यूरेनियम को तबाह कर दिया जाए, यानी एबिलिटी टू बिल्ड बम वो ख़त्म नहीं कर सके। फिर ये है कि क्या और कहते रजीम चेंज करना चाहते हैं, क्या हुकूमत बदल गई है? आंसर इज़ नो। फिर इनविंसिबल समझा जाता था कि कोई जो है इसराइल पर अटैक नहीं कर सकता, इसराइल इज सो स्ट्रांग। क्या हुआ है? सत्यानाश करके रख दिया ईरान ने, तबाही बर्बादी कर दिया है। अब उनको पहली बार पता चला इसराइल के लोगों को कि बंकर्स में लाइफ कैसी होती है। जो गाज़ा पर बम मारने क्योंकि गाज़ा के पास डिफेंस का कोई तरीका नहीं था, अब इसराइली लोगों को भी पता चल गया कि बंकर्स में लाइफ कैसी होती है और जब बम गिरते हैं तो क्या महसूस होता है। फिर उसके बाद आगे ये देखा जाए कि यानी ये जो झगड़ा है ना, ये खाली ईरान के बारे में। शाबिर सर, इसराइल पर बम कोई पहली बार थोड़ी गिर रहा है। 1947 से इसराइल पर बम गिरे जा रहे हैं और आज तक गिर रहे हैं 2025 तक। और उन्होंने दर्जनों जंगें लड़ी हैं। जब बंकर नहीं थे, जब 65,000 लोग इजराइल पहुंचे थे 1948 में, तभी उन पर 12 देशों ने हमला किया था। तब कौन सा बंकर हुआ करता था? आप बात कर रहे हैं 67 की, 1973 की, उस माजी की बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन 2025। आज की बात करें, आज सर बम तो तब भी बम ही हुआ करते थे ना सर। आज भी बम ही है, उस समय भी बम ही थे। धमाके तब भी धमाके थे, आज भी धमाका ही होता है। तो बम तो जो है ना, जो हैंड ग्रेनेड भी बम भी होता है ना। आज का जो लड़ाई है उसका डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट तरीके से लड़ी जाती है। और सिंपल सी बात यह है कि ईरान ने उनको, इतने मुल्क इकट्ठे थे सारे, जो मामे चाचे जो जितने है ना उसके, आपने एक अच्छी बात आपने कही थी कि दादागिरी करेगा अमेरिका भी। मैंने जब ये बात कहा था कुछ कल या परसों कहा था, तो मैंने कहा था दादागिरी कौन करता है? गुंडा। तो मैंने कहा था ये गुंडागर्दी की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। अच्छी बात है कि आपने क्या किया कि दादागिरी हो रही है, लेकिन ये जो है ना इसको मसला, ये इजराइल जो है, यानी जब तक ये अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, जब तक पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होगा, ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये झगड़ा बढ़ता जाएगा। और देखिए ईरान के साथ इस फौरन सीज फायर हो गया, और ऐलान जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को हुआ था, अब सीज फायर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ, ऐलान वाशिंगटन से हुआ था। अब भी हुआ है कि सीज फायर इधर हुआ है, लेकिन ऐलान वाशिंगटन से हो रहा है। ठीक है, अंडर द प्रेशर जो है, यानी इसराइल ने ये माना है अगर सीज फायर या अमन इसराइल को पसंद हो तो गाज़ा में सीज फायर क्यों नहीं कर रहा? सारी दुनिया कह रही है। इसलिए कि गाज़ा को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। ईरान के साथ उन्होंने झगड़ा किया, दांत उनके टूटे हैं, उनको पता चला है। और मैं ये कहता हूँ जो कुछ अभी हुआ है इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है ईरान बम नहीं बना रहा, उन्होंने बार बार ये कहा है, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी ये कह रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब नहीं सुनते, ना इसराइल सुनता है। अब जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में फिनिश ना जी जल्दी से अब जो है ईरान मेरे ख्याल में बम बनाएगा, और दूसरे मुल्क हैं उनको भी पता है कि बम न बनाने का नतीजा क्या होता है, जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है। आप इससे खाड़ी देशों में एक होड़ शुरू हो जाएगी। कल तुर्की बोलेगा मुझे भी बॉम्ब चाहिए, कतर बोलेगा मुझे भी बॉम्ब चाहिए, बहरीन बोलेगा मुझे भी बॉम्ब चाहिए, यूएई बोलेगा मुझे भी बॉम्ब चाहिए, सऊदी बोलेगा मुझे भी बॉम्ब चाहिए। फिर क्या होगा?
जिसके पास नहीं होगा उस पर आप चढ़ाई कर देंगे, आप और नेटो वाले हमला कर देंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। मसलन अभी मैं नेटो के ऊपर जिक्र आ गया, तो नेटो को चीफ जो कहते हैं कि इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी क्या होती है? ये नेटो को किसने हक दिया हुआ है, या जो भी प्रेसिडेंट हो वाशिंगटन में बैठा हो, वो उसको किसने हक दिया है कि जिधर चाहे दादागिरी करता रहे? ये गुंडागर्दी माजी में चलती थी, आज नहीं, अब नहीं चलेगी ये। ठीक है जनाब, लोग भी मैंने कल तो परसों भी शाबिर कहा था, साहब, कल भी कहा ईरान भी था। तो कह रहा है कि इसराइल को इस दुनिया में, इस जमीन पर रहने का हक नहीं, उनका नक्शा मिटा देंगे, हमने परमाणु बम बना लिया तो। जब वो कहते हैं तो ईरान ही कह सकता, यानी ये तो स्टेटमेंट होती है ना। अब अच्छा फिर यह है कि आप नहीं तो फिर आपकी बात में अगर मानूं तो 1960 में इजराइल ने बम तैयार कर लिया था, परमाणु बम, और आज 2025 है, 65 साल हो गए, कितने बम इस्तेमाल हुए इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ? अच्छा चले जी, इंडिया ने बम बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने बनाया, नॉर्थ कोरिया ने बनाया, रशिया ने इस्तेमाल, इन्होंने किसी ने किया इस्तेमाल करने का? अभी गुंडागर्दी जो की है वो अमेरिका ने की थी। इवन तो दे वर विनिंग द वॉर, विन वॉर, लड़ाई खत्म हो गई थी। जी ठीक है, दादागिरी करने के लिए उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था। आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यूके देवनाथ जी से जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ईरान ने दांत खट्टे किए हैं इजराइल और अमेरिका के, लेकिन उसकी कीमत क्या है? 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई यूके देवनाथ जी ईरान में। अगर ईरान पहले समझौता कर लेता यूरेनियम एनरिचमेंट पर या परमाणु कार्यक्रम पर, तो ये जंग होती ही नहीं। ईरान की जिद या फिर परमाणु हथियारों की जिद या फिर अमेरिका की दादागिरी। देखिए ईरान, जी मुझे लगता है यूके देवनाथ जी को आवाज नहीं जा रही। यूके देवनाथ जी आवाज आ रही है आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूं जी आप जवाब दीजिएगा सर प्लीज, थैंक यू। तो अमेरिका और ईरान के बीच में 5 राउंड टॉक्स तो हो चुके थे कतार के माध्यम से। हाँ अब हो ये रहा था कि ईरान हर बार कुछ आशा करता था कि आई विल बी, मैं एक अच्छा बालक बन जाऊंगा, लेकिन अमेरिका कम से कम सैंक्शंस तो हटाना शुरू करे। लेकिन अमेरिका की तरफ से सैंक्शन हटाने की कोई हिंट नहीं आई, और अमेरिका की तरफ से दबाव सिर्फ यही आ रहा था कि और भी ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगे, और भी ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगे, और भी ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगे। IAEA ने तो वहां CCTV लगा ही दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने और IAEA के जो इंस्पेक्टर थे वो हर बार जब वहां जाते हैं वो चाहते हैं कि हमें सारे साइट्स दिखाओ। तो ईरान ने जितने साइट्स हैं सबकी लोकेशन डिक्लेयर की हैं, सब जगह पर कौन कौन सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन है, उनसे इंटरव्यू करा दिया। इसके बावजूद, इतना ओपननेस दिखाने के बावजूद अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं दी। तो मेरे ख्याल से इसी रुख से ईरान को थोड़ा ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। जी नहीं देवनाथ सर, कौन सी लिबर्टी दी IAEA को ईरान ने? बार बार वो जांच की बात करते रहे, ईरान बार बार खारिज करता रहा, और ये बार बार संदेह बढ़ता रहा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्य के अलावा दूसरे डायमेंशन पर भी काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि IAEA ने जो इंस्पेक्शन ईरान में किए थे वो बाकी देशों से बहुत ज्यादा इंट्रूसिव थे, एग्रेसिव इंस्पेक्शन किए। देखिए IAEA की टीम जो है वो दुनिया के सारे देशों में जाती है जहां पर भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए आती है। भारत में भी आके वो देखते हैं कि हमारी भी कंप्लायंस जो है वो IAEA के जो रिज्यूम है, IAEA के जो नियम है उससे हमारा SOPs एंड प्रोसीजर्स है वो कंप्लायंट में है कि नहीं। लेकिन ईरान में जब जाती है IAEA तो बहुत ही इंट्रूसिव, यानी घुस घुस कर इंस्पेक्शन करती है। जाहिर बात है कि कोई भी देश जो कि सार्वभौम है, आजाद मुल्क है, वो IAEA के इंस्पेक्शंस को एक स्टेप वाइज क्रमबद्ध तरीके से ज्यादा और ज्यादा दिखाएगी। ये आशा करना कि पहली विजिट में ही वो सारे दरवाजे खोल देंगे, सारे अलमारी खोल देंगे, सारे सुरंगें खोल देंगे, ये शायद अपेक्षित नहीं है, व्यवहारपूर्ण नहीं है। नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं ये अपेक्षित नहीं था कि एक ही बार में सारी जानकारी दे दी जाए। लेकिन अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने 1990 के दशक में से लेकर 2003 तक AMAD प्रोजेक्ट के तहत गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की। हालांकि ईरान ने दावा किया था प्रोजेक्ट बंद हो गया है, लेकिन IAEA ने 2018 में संकेत दिए कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां अभी भी जारी हैं।
2018 में इजराइल ने मोसाद के जरिए ईरान से चुराए गए दस्तावेजों का दावा दिया और कहा कि AMAD प्रोजेक्ट की गतिविधियां अभी भी ईरान चला रहा है। तो ये खुफिया एजेंसीज के जरिए बार बार ये क्लेम किया जाता रहा और इनफैक्ट इजराइल ने कुछ पेपर्स भी पुट किए, कुछ दस्तावेज भी डाले जो ईरान से ही निकाले गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है। और अब इस पर रोक लगाने के लिए यूएस ने B-2 बॉम्बर भेज दिया। सावित्री जी कुछ कहना चाह रही थी जब जाफरी साहब बोले थे। सावित्री जी आपका जवाब। मैंने जो कहना चाहता है नॉट अबाउट द वेपन, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वेपन। जो बोलना है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हम लोग का दुश्मनी नहीं है ईरान से। तो 79 तक इतना दोस्ती था ईरान और इजराइल की। तो जब आयतोल्ला इस रेजिम आ गया, फिर कोई थियोलॉजी आ गया, इस पर थियोलॉजी आ गया, से हम लोग दुश्मन बन सावित्री जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मैं पीसीआर से इसको चेक करवाता हूं, एक बार पीसीआर चेक करके बताएंगे। आपकी ऑडियो बहुत कम आ पा रही है, मिल पा रही है। अभी बेटर है? नहीं अभी बेटर है? अभी बेटर है मैम। हाँ बोलिए, आप बेटर है। अच्छा, नहीं हम बोल रहे हैं जो नेचुरल दुश्मनी नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में, कुछ दुश्मनी नहीं है इजराइल के तरफ से, एकदम नहीं है। हम लोग का बॉर्डर में नहीं है। द टू मोस्ट नेचुरल एलाइज इन द रीजन, ईरान और इजराइल, हम लोग का थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का हिस्ट्री है ना एक साथ के, बहुत अच्छा हिस्ट्री है। तो 1979 तक कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था। खाली उसके बाद जो आया थोड़ा से थियोलॉजी आ गया, जे हम लोग दुश्मन है, जे यहूदी यहाँ रहने नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना। तो ये सवाल अगर उसको हटा दे, वो प्रॉब्लम को हटा दे, तो लड़ाई तो होने ही नहीं चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल इशू। आप देखिए, आप तेहरान में एक चौक है जहाँ वो एक बड़ा एक घड़ी रखा है, उसमें लिखा है अपना भाषा में, इंग्लिश में और हिब्रू में, so many days before the destruction of Israel. This is the question. What is the meaning behind the, क्यों है डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल? क्या है आप लोग की प्रॉब्लम इजराइल के साथ? ये छोटा छोटा जगह, स्मॉल कंट्री, 20% मेरा मुसलमान पॉपुलेशन है, अलग सा मॉस्क क्या है? तो ये डिस्ट्रक्शन के बाद फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये बहुत सही सवाल उठाया आपने ना। बॉर्डर मिलता है ना, और कोई कंपैरिजन है, मिलिट्री कंपैरिजन या फिर इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस या सिचुएशन नजर आता है दोनों देशों के बीच। प्रतिस्पर्धा किस बात की है भाई? घड़ी लगा दिया, डेथ टू इजराइल लिख दिया, इतने दिन बाकी। मुझे लगता है जाफरी साहब इस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। जाफरी साहब। मैं गुजारिश करूंगा मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दें, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? पहली चीज तो ये कि आपने जो कहा कि ईरान ने कहा है कि हम यहूदियों को खत्म कर देंगे, ये कंप्लीटली गलत बात है। और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लेके आ जाएं किसी का भी जिसने ये कहा। एक, दो, इजराइल के सिलसिले में कहा गया है, और मैं आपको उसको क्लैरिफाई भी कर देता हूं कि इजराइल के सिलसिले में क्या कहा गया है। गौर करिएगा कि इजराइल एक ऑक्यूपेशन कंट्री है। जिस तरीके से भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, उसी तरीके से पैलेस्टाइन के ऊपर 1948 में, जो भी आपने कहा था कि किस तरीके से हमला किया, तो मैं उस पर भी आऊंगा। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने और ब्रिटेन ने बेसिकली इजराइल को लाके पैलेस्टाइन की जमीन पर कब्जा कराया था। उस वक्त महात्मा गांधी से पूछा गया था, क्या आप कबूल करते हैं कि ये जो पैलेस्टाइन पर इजराइल को लाया गया है? तो महात्मा गांधी ने और नेल्सन मंडेला ने इजराइल के अस्तित्व को कबूल करने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था पैलेस्टाइन उसी तरीके से फलस्तीनियों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। और खुद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, जो बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि फलस्तीन जो है फलस्तीनियों का है। और इसका सल्यूशन क्या है? जब ये कहते हैं कि इजराइल खत्म हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदी खत्म हो जाना चाहिए। गौर करिएगा इस बात के ऊपर।
कि आप जो कहते हैं कि यहूदियों के खिलाफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो यहूदी हैं सबसे ज्यादा कहाँ है? इजराइल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ है? ईरान में। ईरान में सिनेगॉग है, उनकी प्रार्थना की जगह है, यहाँ पर उनके रब्बाई हैं, यहाँ पर वो अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यहाँ पर यहूदी, तो यहाँ पर यहूदियों को पूरा हक मिलता है। तो पहली चीज ये कि यहूदियों के खिलाफ नहीं है। कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि इजराइल ने जो कब्जा किया है फलस्तीन पर, वो कंप्लीटली फलस्तीन आजाद होना चाहिए, और जो फलस्तीन में रहने वाले यहूदी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी मौल्य के लोग हों, वो अपने फलस्तीन में ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड, उस धरती के जो रियल लोग हैं, वो धरती में रहें, वो रेफरेंडम करें और एक ऐसा मुल्क बनाएं जहां पर हर कौम और हर लोगों को इक्वल राइट्स मिले। जब कहते हैं इजराइल नहीं होना चाहिए, यानी इजराइल के बदली एक ऐसा मुल्क होना चाहिए। लेकिन आप सवाल करेंगे नहीं, ये तो गलत बात है, इजराइल को तो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। तो मैं आपको ये भी जवाब दे दूं कि यूनाइटेड नेशन से पहले 1938 में जो था नेशन ऑफ लीग था, उस जमाने में हम भारतीयों के लिए जो कंट्री लिखी जाती थी वो ब्रिटिश कॉलोनी लिखी जाती थी। तो क्या हम कहेंगे कि क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने कह दिया है कि भाई ये जो जिन्होंने कब्जा किया है, वो कब्जा जिन्होंने किया है वो सही है, तो हम कह देंगे भाई ठीक है कि जिन्होंने कब्जा किया है वो बाकी रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से भागी है, उसी तरीके से जो बाहर से आए हुए इजरायली हैं उन्हें जाना होगा और फलस्तीन पूरा आजाद होगा और हर कौम, हर मिल्लत को वहां पर इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये है जब इजराइल की खात्मे की बात होती है, तो यहूदियों के खात्मे की बात नहीं होती है। फॉरेन ऑक्यूपेशन, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, अहिंसा वाले महात्मा गांधी ने भी एक जमाना आया था, कहा था देश से इनको भगाने के लिए करो या मरो। जिस तरीके से हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसी तरीके से फलस्तीन भी आजाद होगा। ये नजरिया महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और आयतुल्लाह खामेनाई का एक नजरिया है। तो फिर ईरान ने 1948 में, मैं सावित्री जी एक सवाल में उनसे ले लूं, 1948 में ईरान ने इवन भारत से पहले इजराइल को मान्यता दे दी। ऐसी कौन सी दरिया दिली थी भाई साहब? ऐसा नहीं भाई, ये तो दोस्ती की बात ही रही होगी ना, किसी ने गन पॉइंट पे तो मान्यता नहीं दिलवाई होगी। आप जवाब किसी ने कनपट्टी में बंदूक तो लगाया नहीं होगा जाफरी साहब जी। मैं देखें, जो अदब और लिहाज की गुफ्तगू होती है उसमें ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1948 से 1979 से पहले ईरान में एक ऐसा मुल्क था जो इजराइल और अमेरिका का गुलाम था। 1979 में यहाँ क्रांति आई, जिस तरीके से 1947 में इंडिया में क्रांति आई थी, उसी तरीके से 1979 में ईरान में क्रांति आई। और वो क्रांति आने के बाद हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। आप इस बात पे गौर करिए। नहीं, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं, 48 में ईरान ने इजराइल को मान्यता किसके दबाव में दी? जबकि जो ईरान में तख्ता पलट हुआ था वो 1953 में हुआ था, जो अमेरिकन इंसर्जेंसी मानी जाती है मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है। उससे पहले लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी ईरान में जी। नहीं, बादशाहत थी, आपने गलत सुना है, बादशाहत थी। यहाँ पर एक किंग रहते थे जिनका नाम रजा शाह पहलवी था। वो 1953 में उनको लाया गया था। यहाँ मोनार्की थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। यहाँ पर एक बादशाह रहता था। 1979 में उससे आजाद हुए, ये बादशाहत से आजाद हुए और लोगों ने क्रांति लाई 1979 ये 53 से 79 के बीच क्या हुआ था? 53 में कू हुआ ना। रजा देखिए, दो रजा शाह हैं, एक रजा शाह बाप है, एक बेटा है। 1953 में एक क्रांति लाने की कोशिश की थी ईरान की आवाम ने, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने और मिलिट्री के थ्रू उसको दबा दिया गया था, क्रश कर दिया गया था। और रजा शाह जो बेटा था, फिर उसको किंग बना दिया गया। तो रजा शाह 53 से 79 तक वो किंग था। और पाकिस्तान को भी मान्यता उसी रजा शाह ने दी थी। ईरान में 1979, जो अभी का ईरान है वो 1979 के बाद का ईरान है।
इसके पहले का ईरान एक मुल्क था जो अमेरिका का गुलाम था, किंग था, बादशाह था, और यहां पर बादशाहत थी। अब जो हिंदुस्तान, जो देखिए महात्मा गांधी, आप जानते हैं आयतुल्लाह खामेनाई ने हिंदुस्तान की आजादी पे एक किताब लिखी है। हिंदुस्तान की आजादी को उन्होंने स्टडी किया है, वो हिंदुस्तान की आजादी से प्रेरित हैं। इमाम खुमैनी जो हैं वो कश्मीर से उनके दादा थे। हिंदुस्तान और ईरान के डीप लिंक्स हैं, सभ्यता है, 7,000 साल पुरानी वहां की कौम है। ये इजराइल तो एक अभी नया मुल्क बना है, इसको लाया गया है इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने फोर्सफुली इनको फलस्तीन की जमीन पर काबिज किया है। अगर देखें, यहूदी अगर एक भी मारा जाए तो कुरान कहता है कि एक भी इंसान मारा जाए तो वो ऐसा है जैसे मानवता मारी गई है। हम तो किसी के मरने के वो नहीं करते हैं, लेकिन आप गौर करिए कि फलस्तीन, इजराइलियों, यहूदियों को किसने मारा? जर्मनी ने। तो क्यों फलस्तीन की जमीन पर आके ये जमीन दें? क्यों फलस्तीन अपनी जमीन दें? कल को अगर यहूदी आके कहें कि आधा हिंदुस्तान हमें दे दो क्योंकि जर्मनी ने हमको मारा है, तो हम दे देंगे। हम क्यों देंगे अपना मुल्क? इसी तरीके से कोई मुल्क को ये नहीं इख्तियार है क्योंकि उसे किसी और मुल्क ने मारा है, वो किसी और मुल्क में जाके कब्जा कर ले और कहें कि हमारा ये मुल्क हो गया। नहीं भाई, तो उनको फिलिस्तीन ने नहीं, उनको तो यूएन ने बसाया था। और जो खुमैनी साहब की बात करें, उनका कनेक्शन यूपी से था, कश्मीर से नहीं था। जी, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से थे जी, मुझे जहां तक जानकारी है यूपी से थे। सुभाष राजदान जी, आपको कुछ कहना चाह रहे? सुभाष राजदान जी, गलत जानकारी है। ये जो शबीर मैं साहब आपको कह रहे डिटेल हैं, भी बता देता हूं, अगर आप गलत जानकारी क्लेम कर रहे हैं फिर भी आप रिसर्च कर लीजिएगा, हालांकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको शायद ये जानकारी। सावित्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुभाष जी, उसके बाद आ रहा हूं। सावित्री जी, कैन आई स्पीक प्लीज? हाँ बोलिए सावित्री मैम प्लीज। अच्छा, ये जो है ये गलत बात है। ये नया जमाना है और यहूदी अभी यूरोप से आया, ये एकदम गलत बात है। यहूदी का कनेक्शन वो देश, ये देश में जहाँ हम बैठे हैं, जेरूसलम का 3,000 साल पहले किंग डेविड, आप लोग जो अलेक्सा मॉस्क बनाया है, क्यों बनाया है इधर? क्योंकि सोलोमन की टेम्पल यहाँ था। ये नाम जू ये नाम कहाँ से आता है? जूडा ये 3,000 साल पहले था। तो ये बात जो ये वेस्टर्न कॉलोनियल बात, ये सब गलत है। यहूदी का हिस्ट्री 5-6 हजार साल का है, जैसे इंडिया का है, जैसा पर्शियन एम्पायर की है। आपका अपना पर्शियन एम्पायर की हिस्ट्री, किंग साइरस जब वो यहूदी को मिला वहाँ बेबीलोन में जहाँ था, उन लोग, किंग साइरस यहूदी को वापस भेजा जेरूसलम को, अपना टेम्पल को रीबिल्ड, अपना मंदिर को रीबिल्ड। ये है आपकी हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री। तो आप नहीं बोल सकते ये जो यूरोप में किया, यहूदी लोग पूरा सारा दुनिया में था, अरब कंट्रीज में था, कितना सारा अरब कंट्रीज में यहूदी था। पैलेस्टाइन में जब तक 1948 जो भी था फिलिस्तीन में, यहूदी भी था और अरब लोग भी था, बेडुइन था, ड्रूज था, क्रिश्चियन था, सब क्या। वो पैलेस्टाइन की पार्टीशन जो हुआ, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, लीगल पार्टीशन इन मॉडर्निटी, यहूदी लोग एक्सेप्ट कर लिया, फलस्तीन लोग नहीं एक्सेप्ट किया। और जो दिन इजराइल बनाया, वो दिन रात को पूरा नेबर्स इजराइल को अटैक किया। मगर बोलने के ये नया चीज है, यहूदी का कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम गलत बात है। आपका हिस्ट्री में है, आप लोग का हिस्ट्री में है, ईरान की हिस्ट्री। तो यहूदी रिलीजन है नहीं, खाली रिलीजन नहीं है, ये है पीपलहुड। इंडिया में कितना यहूदी था, पूरा दुनिया में यहूदी आया है यहाँ 110 कंट्रीज में। मगर आप नहीं बात करता है अरब कॉलोनियलाइजेशन, आप लोग तो एकदम इसके बात भी नहीं करता है। अरब कॉलोनाइजेशन कब हुआ? उमायद लोग कब? जी जल्दी राजदान, मैं वापस में आ रहा हूं। बात बहुत पीछे चली गई हिस्ट्री में, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई बात हो गई है। अब इसमें वापस लौटेंगे, लेकिन राजदान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चल लेते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, जाफरी जी और शबीर सर आपके पास के बाद। जी राजदान जी। देखिए जी, ये तो हमारा टॉपिक चला गया बिटवीन हिस्ट्री ऑफ, हाँ बहुत पीछे चला गया, वही मैं कह रहा था। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो हिस्ट्री जो की बात होती है, ये हर आदमी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो टाइम फ्रेम स्टार्ट करता है। अभी देखिए, मैं पहले तो उन्होंने कहा ये कश्मीर के खुमैनी है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को और पीछे वापस ले जाएंगे तो खुमैनी की एंसेस्ट्री शायद हिंदू है, मैंने ये भी सुना। अब सच क्या झूठ आई डोंट नो। नहीं, वो कश्मीर का नहीं है, मैं बता देता हूं। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी में किंटूर गांव है, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी का डायरेक्ट कनेक्शन है। हालांकि अब केवल 5 शिया परिवार वो किंटूर गांव में बचे हुए हैं। वहीं से खुमैनी साहब की यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद वो ईरान गए थे। वो यूपी का बाराबंकी इलाका है, वहां का किंटूर गांव है। वो अवेलेबल है, वो डेटा पूरा इंटरनेट पर, वो देख सकते हैं कोई भी। राजदान सर, आप पूरा कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम क्लॉक अपना स्टार्ट करता है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा जो कि प्रॉब्ली आउट ऑफ अलाइनमेंट है। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर का रेफरेंडम शुरू करते हैं 1947 से, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 4000 पुरानी कश्मीर की एंसेस्ट्री और कश्मीर का बहुत चला है। तो अगर कोई हिंदू कहेगा कि भाई आप 1946 से क्यों स्टार्ट करते हैं, उससे पहले करिए, 1300-1200 से करिए, तब तो एक भी इस्लाम नहीं था, आदमी इस्लाम का आदमी होने का। तो ये जो है कि कन्वीनियंस जैसे इनको लगता है उसी हिसाब से क्लॉक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि इजराइल का, देखिए न्यू टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, मोसेस है कि नहीं है, जीसस का अगर मानते रहे, कहीं ना कहीं तो ट्राइबल लोग थे, वो कहाँ थे? वो इजराइल में रहते थे वो लोग। अब उसका नाम उसको, ये जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो है आजकल के बादशाह लोग और किंग ये और किंग वो, ये भी तो ट्राइबल लोग थे, ये भी घूमते रहते, नोमैडिक थे। तो इनको फिर बसा दिया, तो वैसे ही इजराइल को भी बसाया वहाँ के जो लोकल लोग। अब वो फिर जो बाद में जो इधर उधर से और आए वो ऐड होते गए वहाँ। तो ये अगर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देना है तो जरा बड़ा सा पर्सपेक्टिव दीजिएगा। ये मायोपिक नहीं होना चाहिए कि नहीं जी वो खाली पैलेस्टीन था, इजराइल नहीं था। ओके, नंबर 1 एक बात। दूसरी बात ये है कि गोइंग बैक टू दिस, आई वुड लाइक टू कीप फोकस ऑन दिस। ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने इजराइल को बर्बाद कर दिया इस अटैक में और ऐसा वैसा, ये दीज आर नॉट ऑल वेरीफाइड फैक्ट्स येट। अब ये सब हवा में चल रही है बातें सब कुछ। तो अब जब फैक्ट्स आएंगे तब इस पर हम क्या कर सकते हैं डिस्कशन। लेकिन अभी किसी को फैक्ट्स नहीं मालूम क्या है और कितने लोग मरे, कहाँ कैसे मरे। लेकिन जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ दोनों तरफ से। एंड ये इसको इस मामले को ख़त्म करना चाहिए अभी। और अभी एक मौका आया है सीज फायर का। आई होप बोथ द कंट्रीज, इजराइल और ये मान ले और बात आगे बढ़े और फिर बाद में सबों को चैन से रहने दें। मेरे ख्याल से ये बेस्ट अप्रोच है। और अच्छा, इन्होंने ये भी बात कहा कि शाह साहब थे, वो रेजा साहब, वो स्लेव थे अंग्रेज़ों के या अमेरिका के। ऐसा कुछ नहीं था, वो उनका प्रॉमिस चल रहा था। मोनार्की थी वहाँ, बिल्कुल जैसे मैडम ने बोला अभी, वहाँ मोनार्की थी। तो वो अलग बात है। और इसके उससे पहले भी ये साइरस लोग थे वहाँ, पर्शियन एम्पायर, तो वो भी बहुत पुराना चला था। क्या उस टाइम भी ये लोग हमारी डेमोक्रेसी चलती थी क्या? कुछ मालूम नहीं है। तो ये जो है, और आजकल की, हाउ डू यू नो कि आज की डेमोक्रेसी इज बेटर देन प्रीवियस मोनार्की? वी डोंट नो, ये ऑल कंपैरेटिव थिंग है। तो ठीक है, डेमोक्रेसी आजकल का जमाना है तो डेमोक्रेसी की बात करती है। तो होपफुली, और ये थोड़ा सा राइट विंग भी हो गए थे, ये खुमैनी साहब आए, खामेनी साहब आए, ये लोग आए, तो इसको भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। जी, वो इस्लामिक कट्टरवाद एक अलग डिबेट हो जाएगी। वो उस पर कभी और बातचीत करेंगे, वो एक अलग एंगल हो जाएगा। शबीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं देवनाथ सर और जाफरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जनाब टाइम खत्म हो रहा है, 3 क्विक पॉइंट्स। बात यह है कि मसला यहूदियों से नहीं है, मसला ज़ायोनिस्ट से है, जो बाहर से लाए गए इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट जो किसी को कबूल नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट यह है कि कहा गया है कि 48 में नक्शा यहूदी रियासत कायम हुई। क्या यही नक्शा था 48 में जो आज है? यूँ नहीं, इनका तो नक्शा बदलता रहता है, कब्जा करते रहते हैं। और अभी ग्रेटर ग्रेटर इसराइल की बात भी हो रही है। ये तो इनका तो डिफाइंड नक्शा नहीं है ना। वो आस्ता आस्ता करके जितने फ़लस्तीनी थे उनको निकाला गया, किसी को किधर भेज दिया, किसी को किधर भेज दिया। तो वो नज़र में रखें। तीसरा क्विक पॉइंट जो अभी कश्मीर के बारे में मेरे भाई ने बात की थी, देखिए कश्मीर के बाद ठीक कह रहे हैं कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1846 से शुरू होती है।
एक अलग रियासत थी, और जो ब्रिटिश राज के एंड पर ख़त्म होने तक ये मौजूद थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, और उसके बाद ये रियासत जो है इदारा का एक्सेशन हुआ, जो हालात है वो सारे जानते हैं। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग, वो रियासत जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद थी, उसको मौका दिया जाए कि वो फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? कश्मीर की तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है 1846 से शुरू होती है और ख़त्म होती है 47 में आकर। और यहूदियों का से किसी को नफरत नहीं है, यहूदी मुस्लिम ईसाई सारे इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन जो यहूदीज़्म है, सॉरी ये ज़ायनिज़्म है, इट्स अ डिफरेंट ब्रीड। इसमें आप डबल स्टैंडर्ड कैसे ले सकते हैं? आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों को मौका दिया जाए वो क्या करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा हो गया है, फिलिस्तीन पर जबरन यहूदियों ने कब्जा कर लिया और ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में स्टैंडर्ड, आपका स्टैंड एक ही होना चाहिए। अगर वहां कश्मीरी पंडितों की बात है तो फिर वहां कश्मीरी पंडितों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मैंने ये 10 से 20 से मैंने दर्जनों तकरीरें की हैं इन सपोर्ट ऑफ पंडित्स। उनको बाहर निकालना जुल्म था, ज्यादती थी, नाइंसाफी थी। दे मस्ट बी ब्रॉट बैक विद डिग्निटी एंड ऑनर एंड कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए उनको। हम लोगों के हम तरह के ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। अभी बहुत डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में चला जाएगा ये डिबेट। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हो? यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। सुभाष सर, लेट्स कीप द फोकस ऑन द करंट वॉर। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा था। जो है यहाँ यूएसए है, अभी 3 मेजर पार्टनर्स हैं, 3 एक्टर्स हैं यहाँ। एक यूएसए है, इजराइल है, ईरान है, और साइड में जितने और हैं, रशिया, चाइना, ये पाकिस्तान, इंडिया, वो अलग है। लेकिन ये भी 3 लोग हैं, और तीनों ने अभी एक्सप्रेस किया कि किसी तरीके से अगर डीएस्केलेट ना हो, हमें एस्केलेट ना हो तो अच्छी बात जी। इसके एक और एंगल पर वापस लौटते सर, यूके देवनाथ जी के पास जा रहे हैं। बेशक ये साल 2025 हो, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से क्या साबित कर दिया कि उसकी मर्जी से ही ये दुनिया चलेगी, और उसको जहां प्रॉब्लम लगेगा वो वहां पर घुसेगा और अपने हिसाब से काम करेगा। देवनाथ सर। जी हाँ, कॉन्सेप्ट बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। मल्टीपोलर वर्ड से बाइपोलर वर्ड बना। रशिया के खात्मे के बाद अब यूनिपोलर वर्ड अमेरिका यकीन करता है कि दुनिया भर में उसी का दबदबा है। एग्जैक्टली कुछ हद तक सही है, रूस कमजोर हो गया है। कुछ हद तक सही है कि चीन अभी तक अमेरिका के बराबरी में नहीं पहुंचा है। लेकिन देखिए, हम इंस्पिरेशन लेंगे कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या है। वहां मालदीव्स के बराबर भारत है, और वहां पर मालदीव्स भी अमेरिका के बराबर है जब वोटिंग राइट्स आते हैं। ये किसी भी रिपब्लिक में या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता है कि सबसे छोटा जो मेंबरान होता है उसके उतना ही हक होता है रिसोर्सेज पर जितना कि सबसे बड़े मेंबर का। तो अमेरिका को इसको थोड़ा रियलाइज करके अपनी जो मैं दादागिरी की बात नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका की जो एक नेचुरल ख्वाहिश है दुनिया भर के रिसोर्सेज को अपने नीचे जमा करने की, उसको थोड़ा मॉडरेट करना पड़ेगा जी। लेकिन सर, यूएन चार्टर को फॉलो कौन करता है, और आज के डेट में वैल्यू क्या रह गई है? देखिए, यूएन चार्टर के पावर आज तक भी है। ये कहना कि यूएन में कोई दम नहीं है, शुरुआती दौर से जब यूनाइटेड नेशन ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, देखिए, होता यह है कि कभी भी उनको आर्मी देनी है ऐसा कभी भी तय नहीं था। कभी यूनाइटेड नेशन का अपना एक पीस कीपिंग फोर्स या परमानेंट पैरामिलिट्री फोर्स होगा, कभी भी सोचा नहीं गया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यूजफुल रोल क्या है। यूनाइटेड नेशन में अभी भी लंबी बहस होती है, सब चीज को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का डिसीजन, अलग अलग जो रेजोल्यूशन वो रिकॉर्ड में है। तो 500 साल के बाद भी पता लगेगा यूनाइटेड नेशन के, क्योंकि वो एक इम्पार्शियल न्यूट्रल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वैलिडेशन के बाद 500 साल के बाद भी लोगों को पता रहेगा कि आज की तारीख में कौन सही था, कौन गलत था। तो यूनाइटेड नेशन जो है सारे फैक्ट फाइंडिंग करके उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में न्यूट्रल तरीके से आर्काइविंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। बढ़िया बात कही सर। अपने एक आखिरी सवाल में जल्दी से जाफरी जी और सावित्री जी से ले लूं। अमेरिका, एक तरफ तो बात आई कि भाई ईरान चलो फ्रंट फुट पर नजर आया, ईरान ने जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों से लुआ लिया। लेकिन इसका वाइस वर्सा दूसरा एंगल अगर जाफरी जी देखा जाए, चूंकि हिस्ट्री पर बहुत हमने बातचीत कर ली, इसका दूसरा एंगल देखा जाए तो मुझे यह लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड अलग थलग पड़ गया। जो एक कॉन्सेप्ट है, उम्मा का कॉन्सेप्ट है या मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, वो सब धराशायी हो गया और वो किताबों तक रह गया।
ईरान अकेला था, ईरान ने अकेले जंग लड़ी और ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं था। यह सबसे बड़ा फैक्ट है आज की तारीख में। जाफरी जी। जी देखें, जो बात हो रही थी उसके अंदर मैं 3 पॉइंट जल्दी जल्दी ऐड करूंगा। पहला तो ये है कि हमारी जो सावित्री बहन, शायद उनका नाम है, जो इजराइल से हैं, मैंने और आपने जो बात कही है वो सही है। हम भी मानते हैं कि यहूदी फलस्तीन में थे और जो यहूदी फलस्तीन के हैं वो वहीं रहेंगे और उन्हें वहीं रहना चाहिए। जो बाहर से आए हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, ये बात है, बाकी कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात को अग्री करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो आपने कहा कि ईरान की कुदरत, मैं एक जल्दी से मिसाल दे दूं आपको। 1983 वर्ल्ड कप के अंदर एक तरफ वेस्ट इंडीज थी और एक तरफ इंडिया था। उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम बहुत कमजोर मानी जाती थी, लेकिन एक बड़े शक्तिशाली मुल्क का मुकाबला जब उसने किया तो दुनिया के स्तर पे पता चल गया दोनों एक लेवल पर हैं। आज ईरान ने जो हमला किया है, 2 न्यूक्लियर पावर्स को एक रात और एक सुबह में एक साथ हमला किया है, और 1940 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि अमेरिका की एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है। 2 बार हुआ है, दोनों बार ईरान ने किया है। तो ईरान का स्तर जो है वो पूरी दुनिया के लेवल पर जल्दी से ये देखिए, ये चीजें चर्चा हो चुके हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। 56 मुस्लिम देश कहां खड़े थे जब ईरान पर हमले हो रहे थे? जी मैं यही कह रहा हूं। देखें, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के वीडियोस देखेंगे ट्विटर पर, तो जैसे ईरान हमला करता था वहां पर खुशियां मनाई जाती थी, जुलूस निकलते थे, लोग नारे लगाते थे, लोग खुशियां मनाते थे, मिठाइयां बांटते थे। लोग ईरान के साथ हैं, वहां के बादशाह अमेरिका के गुलाम है। क्योंकि वो गुलाम है तो नेचुरल सी बात है कि वो कुछ कर नहीं सकते। ट्रंप ने सलमान, जो सऊदी के जो वो है क्राउन प्रिंस है, उनको कहा था मेरे लिए गाय है, जब तक दूध देगा जब तक मैं इसके साथ रहूंगा, जिस दिन दूध देना बंद कर दिया उस दिन मैं इसको काट के खा जाऊंगा। ये ट्रंप ने कहा था किसको? सलमान को। और सलमान ने उसे रेड कारपेट से बुलाया। तो इनकी कोई औकात नहीं है, ये जलील है। यानी ये उनके सामने उफ तक नहीं कह सकते, तालियां बजा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 56 के 56 इस्लामिक कंट्री के बादशाह और जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो सब अमेरिका के गुलाम है, ईरान को छोड़कर। इसमें उनको ना उनको शक है, ना उनकी आवाम को शक है, और ना अमेरिका को शक है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खुद कहता है कि मैं आपके मुल्क आ रहा हूं, मुझे ये पैसा चाहिए। जी शबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, जल्दी से। जी वसूली होती है। जी शबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शबीर जी, क्विकली ये कहना चाहता हूँ कि ईरान जो है ना अकेला नहीं था, ना है। पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, अमेरिका की मजम्मत की है, इसराइल की मजम्मत की है, तुर्की ने भी साथ दिया, यमन ने भी साथ दिया। पाकिस्तान सर आज ही पलट गया। पाकिस्तान ने कतर को सपोर्ट कर दिया और ईरान की निंदा कर दी, इसके लिए भी लेटर जारी कर दिया। कल वो ईरान को सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की बात शबीर भाई मत कीजिए आप सर, वो तो बेबेंदी का लोटा है, वो थाली का बैंगन, वो दौड़ता ही रहता है। एक मिनट सुने ना मेरी बात भी। जल्दी मैं से ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जाफरी साहब कह रहे थे कि जो अमेरिका के गुलाम हैं, ये सारे के सारे अमेरिका की इजाजत के बगैर तो बाथरूम में नहीं जाते। अब क्या बात करते हैं? तो ये वो ही कुछ करेंगे जो कि जाफरी साहब पहले। जल्दी से सावित्री जी कुछ कहना चाह रही। सावित्री जी जल्दी से 10 सेकंड में मैम प्लीज। हाँ बोलिए मैम, सावित्री जी आपकी आवाज। हाँ जी, ये सब जो आप लोग बोल रहे हैं जायनिस्ट, ये गलत भी है, क्योंकि जायनिस्ट भी इंसान है, ठीक है। तो ये है जो यहूदी के, आप लोग अंडरस्टैंड करना है, हम लोग एक पीपल है, एक नेशन, एक आइडेंटिटी। शायद दूसरे रंग है, दूसरे चीज़ है, मगर एक है। अगर वो बोल रहा है जो 48 के बाद जो आया था, 120,000 इंडियन जूस है जो इजराइल में रहता है, तो आप बोल रहे हैं उन लोग वापस जाने से। आप बोल रहे और कोई कहाँ से आया, उन लोग वापस जाने से। मगर उन लोगों को जब जूस यूरोप में था, उन लोग बोला वापस जाओ जहाँ आप पैदा था, गो बैक होम। तो देखिए ये जमीन की लड़ाई, और मुझे लगता है कि फिलिस्तीन के वजूद तक ये जारी रहेगी। माफ कीजिएगा मैम, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, समय सीमित था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। लेकिन